मुंबई के पास ठाणे में एक महिला पर अपने दिव्यांग पति की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक 29 दिसंबर को अवैध संबंध की वजह से महिला ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या की और उसे हादसा दिखाने के लिए उसे अस्पताल ले गई। बाद में पति के शव को अस्पताल में ही छोड़कर दोनों फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को महिला के घर से खून के धब्बे भी बरामद मिले हैं, जिन्हें साफ करने की कोशिश की गई थी। पोस्टमार्टम हुआ उसके मुताबिक उसका थ्रॉटलिंग भी हुआ था, मतलब उसका गला दबा गया था और उसके सर पे भी चोट के निशान थे। उसके ऊपर हमने ये दोनों के खिलाफ, मतलब जो डिसीज है उसकी वाइफ प्रिया और उसका जो दोस्त है महेश, इनके खिलाफ मर्डर का गुना दाखिल किया। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने मंदसौर गोलीकांड में बड़ा फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार मंदसौर कांड के गुनहगारों को सामने लाकर सजा देगी। न्यूज 18 से खास बातचीत में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने दावा किया है कि सरकार ये जानना चाहती है कि किसानों पर गोलियां किसने चलाई। मध्य प्रदेश में जून 2017 में मंदसौर में पुलिस फायरिंग में 6 किसानों की मौत हुई थी और कांग्रेस के लिए पूरे सरकार का फैसला जो मध्य प्रदेश में जून 2017 में मंदसौर में पुलिस फायरिंग में 6 किसानों की मौत हुई थी और कांग्रेस के लिए पूरे चुनाव में बड़ा मुद्दा था और राहुल गांधी मंदसौर बरसी पर भी आए थे। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन हैं। तो 6 किसानों की मौत हुई, आपने चुनाव में खूब मुद्दा बनाया, अब तो आप सरकार में हैं, गृह मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं? हम इसको निकलवा लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये टीस तो हमको भी है। मैंने खुद ने और मेरी पार्टी के कई विधायक साथियों ने इस बात को मध्य प्रदेश की विधानसभा में उठाई है कि 6 किसानों को जो मारा है, जो गोली चलाई है, एक तो किसने आर्डर दिया था गोली चलाने का और वो गोली किसने चलाई है, वो चीज़ स्पष्ट आना चाहिए। और आज तक जो प्रशासन ने शासन को जो रिपोर्ट सौंपी है, मेरी जानकारी में नहीं है, उसको हम भी देखना चाहते हैं और देखकर उसको हम भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में लाना चाहते हैं, जिससे को सार्वजनिक हो सके और निर्दोष लोग जो हमारे बीच से जो 6 किसान जो चले गए उसकी टीस हमको भी है। हम इसको बहुत अतिशीघ्र हम इसको प्राप्त करेंगे और जो दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे और इस तरह की घटनाएं प्रदेश में न हो सके। किसानों के साथ और उसके बाद सर्वहारा वर्ग के साथ अगर पुलिस का ये सोच है और उसके बाद अगर ये टालम टोल किया जाता है, हम इसको, मैं खुद भी होम मिनिस्टर के नाते में इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन वो एक था ना कि नो वन किल जैसी का, ऐसे ही नो वन किल्ड 6 फार्मर्स। मध्य प्रदेश में 6 किसानों को किसी ने नहीं मारा अभी तक, तो शिवराज के राज में ये बात सामने है। बिल्कुल हम उसको स्पष्ट कराएंगे, अतिशीघ्र हम उसको स्पष्ट कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके निर्देश भी दे दिए जा चुके हैं। अब थोड़ा इंतजार करें, हम इसका पर्दाफाश करेंगे। तो कैसे, हम जानना चाह रहे हैं कैसे? देखिए, जो भी अभी जो व्यवस्था जो बनेगी, मैंने कल ही पदभार ग्रहण किया है होम मिनिस्ट्री का, तो बहुत जल्दी जो भी इसका जो तरीका जो बनेगा उसको अडॉप्ट करते हुए, मतलब इसमें, मतलब हम ये माने कि आप जो जैन आयोग की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को देखने के बाद, उस रिपोर्ट के बाद क्या आप दोबारा जांच चुकी है? अगर उस रिपोर्ट में तो इस बात के लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल सीधे तौर पर नहीं रखा गया था। नहीं, देखिए, पहले हम उसको देखे तो सही उन्होंने क्या क्या किया है, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उस कांड की जो जांच की है। ठीक है, मैं उस आयोग का मतलब 2 या 3 बार टाइम बढ़ा दिया गया है। तो टाइम बढ़ाने के पीछे एक तो क्या कारण था, दूसरी चीज किन किन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो जांच की गई है। ठीक है, तो यह सब रिपोर्ट आने के बाद फिर मैं आपको बता पाऊंगा। मतलब ये तमाम जांच जो पहले की गई है वो नई सरकार के लिए जांच का बिंदु है? नहीं, देखिए, जब तक हम वो जो जैन आयोग की जो रिपोर्ट है, जब तक हम उसको पढ़ के हम खुद संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, तब तक हम भी उसको पहले हम जान ले, समझ लें और समझने के बाद ही पता चलेगा कि सारे बिंदुओं को कवर किया गया कि नहीं किया गया। मतलब समीक्षा करेंगे आप उसकी? रिपोर्ट को पहले हम समझ लें, उसके बाद अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में और मेरे डिपार्टमेंट, मेरे महकमे के साथ में मैं चर्चा करके क्या किया जा सकता है, तो दैट टाइम वी विल टेक द डिसीजन व्हाट विल बेटर इन फेवर ऑफ दैट फार्मर्स फैमिली। मतलब कमलनाथ सरकार जानना चाहती है कि किसानों को किसने मारा? किसने मारा, किसके कहने पे गोली चली, किसके कहने पर 6 किसानों के ऊपर गोली चलाई गई और उनकी मौत हुई। अब ये कमलनाथ सरकार के लिए गृह मंत्री के मुताबिक ये विषय है, इसके आधार पर पूरी रिपोर्ट को देखा जाएगा, उसके बाद सरकार आगे फैसला करेगी। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज 18 इंडिया। भोपाल से ये दूसरी खबर, मध्य प्रदेश में अब धूमधाम से वंदे मातरम गाया जाएगा। 2 दिन पहले ही कमलनाथ ने सरकारी दफ्तरों में वंदे मातरम गाने पर रोक लगा दी थी, जिस पर सियासत गरमाई। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि हर महीने की पहली तारीख को शौर्य स्मारक से अधिकारी और कर्मचारी आम जन के साथ
मार्च करते हुए गांधी प्रतिमा तक जाएंगे और वहां पर पुलिस बैंड की धुन पर वंदे मातरम गाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। लिखा है, भोपाल में अब आकर्षक स्वरूप में पुलिस बैंड और आम लोगों की सहभागिता के साथ वंदे मातरम का गायन होगा। हर महीने के प्रथम कार्य दिवस पर सुबह 10:45 पर पुलिस बैंड राष्ट्र भावना जागृत करने वाली धुन बजाते हुए शौर्य स्मारक से वल्लभ भवन तक मार्च करेंगे। पुलिस बैंड के वल्लभ भवन परिसर में पहुंचने पर राष्ट्रगान, जनगणमन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा और इस कार्यक्रम को आकर्षक बनाकर आम लोगों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। मनोज इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनोज, जिस वक्त शपथ ली थी कमलनाथ ने, उसके बाद आपको वो तस्वीर याद होगी जब बीच में पूर्व मुख्यमंत्री खड़े थे और आसपास कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया हाथ पकड़कर ऊपर, और फिर उसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि पिछली सरकारों के काम को आगे ले जाएंगे, लेकिन फैसले कमलनाथ के जैसे आए और फिर उस पर विवाद शुरू हुआ। क्या ये कहें कि बैकफुट पर आ गई फिर से सरकार? हालांकि सरकार ने जब ये फैसला दिया था, सरकार ने फौरी तौर पर फौरन एक बात कही थी कि हम राष्ट्रगान को एक नए फॉर्मेट पे ला रहे हैं। बाकायदा मुख्यमंत्री ने शाम के समय, जिस दिन वंदे मातरम बंद हुआ था, तो शाम को एक स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि जो रस्म अदायगी हो रही है उसको हम वंदे मातरम को एक नए फॉर्मेट में लाएंगे, क्योंकि एक तरह के सरकार की तरफ से उस वक्त दिया गया था कि वल्लभ भवन में, मंत्रालय में तकरीबन 3000 कर्मचारी हैं सामने विंध्याचल और तमाम सरकारी बिल्डिंगों में, और 3000 कर्मचारियों से 100 और 150 लोग पहुंचते हैं वंदे मातरम करने के लिए। तो ये रस्म अदायगी की बजाय हम इसको कुछ नए फॉर्मेट में पेश करेंगे। तो फिलहाल जो सामने है, इसे बैकफुट पर जाना सरकार का कहिए या फिर आप ये मानिए कि हाँ, कमलनाथ मुख्यमंत्री सही बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि हम नया फॉर्मेट देंगे। जो भी बात हो, लेकिन सामने एक नया फॉर्मेट मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार की तरफ से रखा गया है, जिसमें बाकायदा बैंड है और शौर्य स्मारक के करीब 500 मीटर की दूरी पर मौजूद है मध्य प्रदेश के मंत्रालय से। तो शौर्य स्मारक से लेकर मंत्रालय तक बाकायदा पुलिस बैंड के साथ, धुन के साथ, धूमधाम से सरकार अब कह रही है कि वंदे मातरम हर महीने की 1 तारीख को कराएगी। मनोज, शुक्रिया, नजर बनाए रखिए। दिल्ली में आज भी लोगों को कोहरे की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा रहा है। सुबह से ही घने कोहरे की वजह से एयरपोर्ट पर ज्यादातर उड़ानों को फिलहाल रोका गया है। एयरपोर्ट पर यात्री अपनी फ्लाइट की उड़ान भरने का इंतजार कर रहे हैं। रनवे पर विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से अगले आदेश तक फिलहाल उड़ानों को रोका गया है। और इसके अलावा कोहरे की वजह से सड़क यातायात पर भी असर हुआ है। तो घने कोहरे की वजह से न सिर्फ सड़क यातायात बल्कि हवाई यातायात पर भी इसका असर हुआ है। एयरपोर्ट पर लोग अपनी उड़ानों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि लोगों को बाकायदा इस बारे में सूचना भी दी जा रही है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है, इसीलिए दिक्कत आ रही है। पहाड़ी इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से लेकर हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली तक ज्यादातर इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी से कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है, क्योंकि पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बर्फबारी के बाद सैलानियों की तादाद में इजाफा हुआ है। वहीं गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से और सैलानियों के वहां पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही हिमाचल के मनाली में भी मौसम का मजा लेने के लिए पर्यटकों की भीड़ जमा है। इसके अलावा उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। खासकर उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद कुछ सैलानियों ने वहां का रुख किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई मौसम के इस मिजाज का आनंद उठा रहा है। हिमाचल के शिमला में तापमान इतना गिर गया है कि लोगों के सामने अब पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। वहीं तापमान 0 से नीचे जाने की वजह से पानी की पाइपलाइन जम गई है और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बहस की चुनौती से डरकर लवली यूनिवर्सिटी भाग गए हैं। प्रधानमंत्री क्या रिप्लाई? प्रधानमंत्री तो लवली यूनिवर्सिटी भाग गए। मध्य प्रदेश में मीसाबंदियों की पेंशन को अस्थायी तौर पर बंद करने के कमलनाथ सरकार के फैसले पर अब सियासत गर्मा गई है। आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मिलने वाली पेंशन बंद होने को बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कमलनाथ पर तंज किया कि इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे ने लोकतंत्र के लिए लड़ने वालों की पेंशन रोक दी। मध्य प्रदेश में फिलहाल 2000 से ज्यादा मीसाबंदियों को पेंशन के तौर पर 25,000 रुपए महीना दिया जा रहा था, लेकिन सरकार के नए आदेश के बाद इस पर ब्रेक लग गई है।
और इस बीच पीयूष गोयल ने ट्वीट करके लिखा है, इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे ने आपातकाल के दौर में लोकतंत्र के लिए लड़ने वालों की पेंशन पर रोक लगा दी है। मीसाबंदी इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करने वाले वो प्रहरी थे जिन्होंने इंदिरा सरकार में अनेकानेक कुचक्रों को झेला था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या देश में बाकी सरकारों ने मीसाबंदियों को पेंशन देकर लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। यदि कमलनाथ सरकार ने ये निर्णय लिया है तो ये इस बात को प्रकट करता है कि वो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, लोकतंत्र के विरोधी हैं। यूपी के कानपुर में पुलिस ने बदमाशों को ठिकाने लगाने के लिए एक पोस्टर जारी किया है और इसे रेजोल्यूशन 2019 नाम दिया गया है। और इस पोस्टर में कानपुर के एसएसपी अनंत देव की तस्वीर के साथ अपराधियों को सीधे गोली मार देने का निर्देश दर्ज है। पोस्टर में लिखा गया है, अपराधियों कान खोलकर सुन लो, ये रेजोल्यूशन 2019 है कि या तो अपराध छोड़ दो या कानपुर नगर को, नहीं तो। इन शब्दों के साथ निशाना तानते हुए एक रिवॉल्वर दिखाई गई है। कानपुर पुलिस का इशारा है कि वो अपराधियों को न सुधरने की हालत में सीधे एनकाउंटर की चेतावनी दे रही है। ये धमकी नहीं, ये एक संदेश है, एक कठोर संदेश है जनहित में, जनता के जान माल की सुरक्षा के लिए, कानपुर नगर की सुरक्षा के लिए, कानपुर नगर के वासियों की को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के लिए और कानपुर को अपराध मुक्त करने के लिए।